वेलकम स्टूडेंट्स। इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट सीरीज़ में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी, यानी कि क्लासिकल थ्योरी की क्या लिमिटेशंस है, क्लासिकल थ्योरी के क्या कमी है, क्लासिकल थ्योरी के क्या पिटफॉल्स है। इस वीडियो में हम क्लासिकल थ्योरी के क्रिटिसिज्म को कवर करेंगे कि क्या क्या कमियां थी क्लासिकल थ्योरी में, जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ी और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ी जो मैक्स वेबर के द्वारा दी गई थी। अब इन क्लासिकल जो थ्योरी है इनकी कुछ कमियां हैं, इनके कुछ क्रिटिसिज्म हुए हैं, उन क्रिटिसिज्म को हम कवर करेंगे। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है नैरो व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखा जाए क्लासिकल अप्रोच के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के कंसेप्ट जो कवर करे हैं उसमें कुछ बातों को इन्होंने इग्नोर करा है। जैसे वर्क के अंदर इन्होंने वर्क के अंदर डिवीज़न ऑफ वर्क या फिर वर्क की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्क को कैसे करना है, या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा मेंटेन करना है, या फिर क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के, या वर्क का सिस्टम कैसे होना चाहिए, या वेजेस के रूप में जो लेबर को दिया जाता है वो किस तरीके से होना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करी गई है। बट कुछ आस्पेक्ट है जो इग्नोर करे, जैसे ह्यूमन रिलेशन की कोऑर्डिनेशन इन्होंने बताया है। क्लासिकल में कोऑर्डिनेशन एक इम्पॉर्टेंट है, बट कोऑर्डिनेशन के अलावा ह्यूमन रिलेशन कैसा रहेगा, किस तरीके से ह्यूमन बीइंग जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है वो किस तरीके से उनका किस तरीके से वर्क से रिलेशन रहेगा, वो कैसे काम करेंगे, वो उनकी जो पर्सनैलिटी होगी, अगर वो इनफॉर्मल ग्रुप में कन्वर्ट होते तो क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, अगर उनमें कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, या इंटर ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कंट्री में सिविल वॉर होती है कंट्री के लोगों के बीच में, ऐसे अगर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट होता तो कैसे सॉल्व होगा या सॉर्ट आउट होगा, उस चीज़ को यहाँ पे नेगलेक्ट करा है। तो बेसिकली क्लासिकल जो राइटर्स हैं उन्होंने ह्यूमन रिलेशन एस्पेक्ट यानी कि ह्यूमन बिहेवियर को इग्नोर करा है। इन्होंने वर्किंग बिहेवियर को यहाँ पे कंसेप्ट को कवर करा है, बट ह्यूमन बिहेवियर जो कंसेप्ट है उसको यहाँ पे कुछ इग्नोर करा है इन्होंने। द इंटरप्ले ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इन फॉर्मल ग्रुप्स एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो वर नेगलेक्टेड। तो इंडिविजुअल का जो रोल है उस चीज़ को यहाँ पे इन्होंने नेगलेक्ट करा है। इनफॉर्मल ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करा जाए, इनफॉर्मल ग्रुप का क्या रोल रहेगा, उस चीज़ को नेगलेक्ट करा है। इन सब बातों को क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल व्यू पॉइंट ने नेगलेक्ट करा है। ये इसकी सबसे बड़ी एक क्रिटिसिज्म माना गया, इसलिए इसका नैरो व्यू है। नैरो व्यू यानी कि इसका कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा लॉन्ग एरियाज़ को या फिर ज़्यादा टॉपिक को कवर नहीं करता, या फिर उन चीज़ों को कवर नहीं करता जो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। द वैल्यू ऑफ ए क्लासिकल थ्योरी इज लिमिटेड बाय इट्स नैरो कंसंट्रेशन ऑन द एनाटॉमी ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो अंतर्गत जो चीज़ें आती है उनमें क्लासिकल थ्योरी की लिमिटेड व्यू पॉइंट है, नैरो व्यू पॉइंट है, और ये इसका एक क्रिटिसिज्म माना गया है। सेकेंड देखा जाए तो है सेकेंड अजम्पशन अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। फिर बात करी गई अजम्पशन क्या है, ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, उन अजम्पशन को देखा गया ह्यूमन बिहेवियर का। तो इस चीज़ को एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरह ट्रीट करा है, मतलब ह्यूमन बिहेवियर को एक रिसोर्स की तरह इन्होंने देखा, लेकिन उसके बिहेवियर जो वर्क के रिगार्डिंग है एक्चुअली में रिसोर्स की तरह नहीं, नेचुरल पर्सन की तरह है, उस चीज़ को नेगलेक्ट करा। जैसे हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा कि ह्यूमन रिलेशन को जब इन्होंने कवर नहीं करा तो ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को भी इन्होंने कवर नहीं करा है। तो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना एक वर्किंग रिलेशनशिप रखा है किसके साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ। तो वो एक सबसे बड़ी इनकी कमी देखने में आती है। दे वर अपोज्ड टू ओबे देयर सुपीरियर्स। द क्लासिकल राइटर्स इग्नोर्ड द सोशल साइकोलॉजिकल एंड मोटिवेशनल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इन्होंने इस चीज़ को नेगलेक्ट करा है, इग्नोर करा है, जैसे कि सोसाइटी का बिहेवियर, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, मोटिवेशनल एस्पेक्ट जो ह्यूमन बिहेवियर के तीनों चीज़ें, जो इमोशंस हैं ह्यूमन बिहेवियर का, जो मेंटल है या फिर इंटेलिजेंस है जो ह्यूमन बिहेवियर का, वो सारी चीज़ें इन्होंने कवर नहीं करी है। तो एक बिगेस्ट यहाँ पे इनका देखा गया है कि ये चीज़ इन्होंने नेगलेक्ट करी है, और ये बिगेस्ट पिटफॉल माना गया इस चीज़ का। तो ह्यूमन बिहेवियर को या ह्यूमन बीइंग को इन्होंने अदर फैक्टर को जो है वो एकदम प्रॉपर्ली नेगलेक्ट करा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे एक और क्रिटिसिज्म आता है
ज़्यादा से ज़्यादा इनका फोकस रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करने पर रखा है। पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा कि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशन को इग्नोर करा है। इस पॉइंट में भी कुछ इसी तरह की बात है कि रूल्स एंड रेगुलेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया है। जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करना। इससे क्या होता है, इससे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रिक्ट हो जाती है। स्ट्रिक्ट होने के बाद जो वर्किंग बिहेवियर है एम्प्लॉय का, जो वर्किंग रिलेशनशिप है एम्प्लॉय का, जो एक ह्यूमैनिटी है एम्प्लॉय की या फिर सुपीरियर की, वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो एक सबसे बड़ी ये कमी मानी गई है। किसकी मानी गई कमी? ये सबसे बड़ी कमी मानी गई है क्लासिकल थ्योरी की। तो देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका रूल्स रेगुलेशन पे फोकस रहा है। Weber as idle bureaucracy, a major constituent of classical theory, suggested strict adherence to rules and regulation. The scope for individualist initiative is thus limited. The result is rat tapestry organization. तो ये एक हमने पढ़ा, जैसे मैक्स वेबर का एग्जांपल है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन के पॉलिसी पर ज़्यादा ध्यान दिया है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करा है, और जो इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, इंडिविजुअल की जो एस्पेक्ट है, इंडिविजुअल की जो एक्सपेक्टेशंस है, उसको यहाँ पे लिमिटेड करके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में ब्रॉड वे में बताया है। तो ये एक रेड टेपिज्म को यहाँ पे लेकर आता है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ऐसी चीज़ें चलती है ऑर्गेनाइजेशन में तो एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होने के कारण यहाँ पे जो देखा जाए डिक्टेटरशिप वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे आ जाता है, जिसको हम लीडर का रूल ओनली मानते हैं और फॉलोअर का यहाँ पे कुछ भी एक फेवर में नहीं रहता है। तो ये रेड टेपिज्म में कहलाता है। तो ये चीज़ें अगर होती है स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, तो यहाँ पे एक रेड टेपिज्म वाला कंसेप्ट आ जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा एक क्रिटिसिज्म या इसकी कमी मानी गई है। ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बिकम द मेन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे एक क्या रह जाता है, एक मेन ऑब्जेक्टिव रह जाता है, वाइल द रियल ऑब्जेक्टिव फॉर विच दिस रूल्स एंड रेगुलेशन आर फॉर्म्ड आर फॉरगॉटन। तो और जिस चीज़ के लिए रूल्स रेगुलेशन बनने चाहिए या कैसे बनने चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन, और जो इम्पोर्टेंट है रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए, वो चीज़ यहाँ पे नेगलेक्ट या फिर फॉरगेट कर दी जाती है। तो ये एक सबसे बड़ी कमी मानी गई है किसी क्लासिकल थ्योरी की। क्लोज्ड सिस्टम असम्पशन। क्लासिकल थ्योरी के अंदर क्लोज सिस्टम यानी कि नो इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, या एनवायरनमेंट को देखा नहीं है, जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक माना गया है। यानी कि क्लासिकल थ्योरिस्ट ने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या जो अदर फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर नहीं करा, उनको कांस्टेंट माना है। ये एक, जबकि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में आज के टाइम में इन चीज़ों को एनालाइज करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। सो क्लासिकल थ्योरिस्ट व्यूज द ऑर्गेनाइजेशन एज अ क्लोज सिस्टम। एक क्लोज सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन को इनसाइड तक ही रखा है, कोई इंट्रैक्शन के बारे में बात नहीं करी विद द एनवायरनमेंट, एंड हैविंग नो इंट्रैक्शन विद द एनवायरनमेंट, द असम्पशन इज टोटली अनरियलिस्टिक। और इस असम्पशन को बिल्कुल अनरियल माना है। A modern organization is an open system which has continuous interaction with the environment through the exchange of inputs and outputs and various types of information. और इसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने देखा है कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में भी आज के टाइम में भी इन्वायरमेंट जो इनपुट आउटपुट का एक्सचेंज करती है, तो सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जैसे पॉलिटिकल फैक्टर है, गवर्नमेंट का फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, इकोनॉमिकल फैक्टर है, फाइनेंशियल फैक्टर, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। तो इस चीज़ के बारे में क्लासिकल थ्योरी ने बात नहीं करी है। इकोनॉमिक रिवॉर्ड एज अ मेन मोटिवेटर्स। अब इन्होंने नॉन इकोनॉमिक रिवार्ड के बारे में भी बात नहीं करी है। अगर कुछ जगह बात करी होगी तो लिमिटेड वे में करिए। तो इकोनॉमिक रिवॉर्ड को इन्होंने मेन बताया है, जबकि इकोनॉमिक रिवॉर्ड के पीछे का जो इनडायरेक्टली सपोर्ट है वो नॉन इकोनॉमिक रिवॉर्ड है, जैसे स्टेटस बढ़ाना, प्रमोशन करना, ये जॉब इन्वेस्टमेंट करना, जॉब सिक्योरिटी देना, ये क्या है, नॉन मोटिवेट, ये नॉन इकोनॉमिक या फिर नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनिटरी फैक्टर है जो मेन मोटिवेट के रूप में काम करता है। अब इन्होंने क्लासिकल थ्योरी में अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक रिवॉर्ड को ही मेन मोटिवेट माना गया है। इकोनॉमिक रिवॉर्ड यानी कि मॉनिटरी फैक्टर, जैसे सैलरी बढ़ाना, बोनस, वेजेस बढ़ाना, या फिर प्रॉफिट का हिस्सा ज़्यादा देना, प्रॉफिट शेयरिंग, इन फैक्टर को बहुत ज़्यादा मेन माना है। जबकि इनके अलावा अगर देखा जाए तो अदर फैक्टर ऐसे हैं जिनको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि बेटर स्टेटस, जॉब अच्छा होना, ये जो हमने पढ़े हैं वो सारी बातें। द assumption that people at work can be motivated solely through economic reward is also wrong. Several types of research in human behavior have contradicted these assumptions.
non-monetary factors like better status and job investment can also motivate the worker। तो यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए वर्कर्स को जैसे नॉन फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नॉन मॉनिटरी फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो स्टेटस इम्प्रूव करना, जॉब इन्वेस्टमेंट देना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और लोगों के जो काम करते हैं लोग, उनके भी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली देखा जाए तो एक सारे क्रिटिसिज्म है क्लासिकल थ्योरी के कि ये इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करी, चाहे वो ह्यूमन बिहेवियर हो, चाहे वो इन्वायरमेंट का पॉइंट हो, चाहे वो रूल्स एंड रेगुलेशन का पॉइंट हो, या फिर व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, सारी चीज़ें ये क्रिटिसिज्म के रूप में जानी जाती है। इन चीज़ों के ऊपर क्लासिकल थ्योरी ने बात करी नहीं है, नेगलेक्ट करा इन चीज़ों को, फॉरगेट करा इन चीज़ों को एक नैरो वे में समझा दिया है अगर है भी तो, लेकिन एक ब्रॉड फॉर्म में, किसी फॉर्म में नहीं बताया गया। तो ये सारी जो है ये क्रिटिसिज्म, ये कमियां हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट की। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कमेंट करें कि क्या क्या आपको इस चीज़ में समझ में आया। कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें से पूछ सकते हैं। थैंक यू।